सोचिए, अगर मैं कहूं कि इतिहास का सबसे एलीट और सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम वो था जहां एक भी क्लासरूम नहीं था। मतलब ट्यूशन फीस के नाम पर 1 रुपया तक नहीं लिया जाता था। और कोई कट ऑफ लिस्ट या एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं। राइट। और सबसे बड़ी बात यह कि देश के सबसे शक्तिशाली और अमीर राजाओं के बच्चों को भी जमीन पर सोना पड़ता था और आम लोगों के साथ मिलकर लकड़ियां काटनी पड़ती थीं। ये सुनकर तो शायद किसी को भी लगे कि ये किसी यूटोपियन सोसाइटी या किसी काल्पनिक दुनिया की कहानी है। हाँ, मतलब एकदम किसी मूवी की तरह लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कोई कल्पना नहीं है। ये एक समय पर भारतीय उपमहाद्वीप की बिल्कुल सॉलिड सच्चाई थी। हम बात कर रहे हैं भारत की गुरुकुल व्यवस्था की। एग्जैक्टली। और आज के हमारी इस डीप डाइव का मकसद भी यही है। हम बचपन से गुरुकुलों के बारे में सुनते तो आए हैं। हाँ, कहानियों में। राइट, लेकिन अक्सर हम उसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी मानकर छोड़ देते हैं। तो आज हम उस मैथोलॉजी से बाहर निकलेंगे। हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मतलब कल्पना कीजिए कि किसी को बिना किसी स्टूडेंट लोन और बिना किसी भारी भरकम कैंपस फीस के दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा मिल रही हो। ये तो सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। ये जादू इसलिए लगता है क्योंकि आज के दौर में हम शिक्षा को कांच की बड़ी बड़ी इमारतों और लाखों रुपए की फीस की रसीदों से तौलने के आदी हो चुके हैं। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमें इसे एक बहुत ही अलग नजरिए से देखना होगा। तो किस नजरिए से देखें इसे? हमें शिक्षा को किताबों के नजरिए से नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के नजरिए से देखना होगा। आज शिक्षा का मतलब है दिमाग में बस इन्फॉर्मेशन भरना, लेकिन वहां शिक्षा का मतलब जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि इंसान को भीतर से गढ़ना था। तो चूंकि हम बिना इमारतों वाली इस वर्ल्ड क्लास शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से दिमाग में सवाल आता है कि इसका कोई ठोस उदाहरण क्या है? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित सांदीपनि आश्रम। अरे हाँ, सांदीपनि आश्रम का जिक्र आते ही सीधे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की कहानी दिमाग में आ जाती है। बिल्कुल, वो तीनों वहीं एक साथ पढ़ते थे। राइट। लेकिन जब मैं इस आश्रम के काम करने के तरीके के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी उनकी दिनचर्या। मतलब वो लोग वहां बैठकर सिर्फ लेक्चर नहीं सुन रहे थे। हाँ, शारीरिक मेहनत बहुत थी वहां। वही तो, वो जंगलों में जा रहे थे, अपने गुरु के आश्रम के लिए लकड़ियां बीन रहे थे, पानी भर रहे थे। तो आज के हिसाब से अगर मैं इसे देखूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये गुरु के साथ एक लाइफ टाइम मेंटरशिप या एक कंटिन्यूअस इंटर्नशिप थी? कंटिन्यूअस इंटर्नशिप, हाँ, ये इसे समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जंगलों में रहना और गुरु के साथ काम करना कोई मजबूरी नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या था? ये शिक्षा का एक प्रॉपर डिजाइन था, ताकि छात्र जीवन की वास्तविकताओं को सीधे तौर पर अनुभव कर सके। इसे सिर्फ काम करने के नजरिए से मत देखिए। जब एक राजघराने का बच्चा जिसने जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं देखा, वो जंगल में जाके खुद अपने हाथों से मेहनत करता है, तो वहां उसका अहंकार टूट रहा होता है। एग्जैक्टली। वहां सिर्फ पसीना नहीं बह रहा है, उसका ईगो खत्म हो रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं ना। हाँ, कि हमारा दिमाग हमारे अनुभवों के आधार पे खुद को कैसे बदलता है। बिल्कुल। तो जब आप अपने हाथों से मेहनत करते हैं, तो आपके दिमाग में जमीनी हकीकत को लेकर एक बिल्कुल नया नजरिया विकसित होता है। राइट। मतलब ये सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग का कोई रैंडम तरीका नहीं था, बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी। लेकिन सांदीपनि आश्रम के उदाहरण से ये तो समझ आ गया कि शिक्षा व्यवहारिक थी, पर इस पूरी व्यवस्था का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या था? तो आइए उन 6 मुख्य स्तंभों को डिकोड करते हैं जिन पर ये गुरुकुल प्रणाली टिकी थी। सबसे पहला स्तंभ था आवासीय शिक्षा, यानी रेजिडेंशियल एजुकेशन, जहां शिष्य गुरु के साथ आश्रम में ही रहते थे। राइट, जिससे उनके बीच एक बहुत गहरा और व्यक्तिगत संबंध बनता था। दूसरा स्तंभ था निःशुल्क शिक्षा। कोई तय फीस नहीं होती थी, बस शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती थी। इस फीस वाले पॉइंट पे मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। तीसरा स्तंभ था समग्र विकास। केवल दिमाग का नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास। और चौथा था व्यवहारिक ज्ञान। मतलब किताबी ज्ञान की जगह धनुर्विद्या, आयुर्वेद, कृषि और युद्ध कौशल जैसी चीजें सिखाई जाती थीं। 5वां था प्रकृति आधारित शिक्षा। क्लासरूम की जगह जंगल का माहौल। बिल्कुल,
जंगलों के शांत वातावरण में पढ़ाई होती थी। और छठा, सबसे अहम स्तंभ था समानता। समाज के अमीर और गरीब छात्र एक साथ एक ही स्तर पर पढ़ते थे। एक सेकंड, ये समानता वाली बात तो है, पर मुझे इसमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक तरफ श्री कृष्ण जैसे राजघराने के व्यक्ति और दूसरी तरफ सुदामा, दोनों एक साथ और बिना किसी फीस के। ये पूरा सिस्टम आर्थिक रूप से कैसे चलता था? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मतलब ये ऐसा है जैसे आज की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी एक सर्वाइवल कैंप और एक माइंडफुलनेस रिट्रीट को एक साथ मिला दिया गया हो। पर इतने सारे बच्चों का खाना और रहना फ्री में कैसे सस्टेन होता था? देखिए, ये आज के नजरिए से सस्टेनेबल नहीं लगता, क्योंकि आज शिक्षा एक व्यापार बन चुकी है। आप पैसे देते हैं और सर्विस खरीदते हैं, लेकिन उस समय शिक्षा को एक सर्विस नहीं, समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना जाता था। तो फंडिंग कहाँ से आती थी? फंडिंग कोई एक व्यक्ति फीस के रूप में नहीं देता था। पूरा समाज, मतलब राजा, धनी व्यापारी और आम लोग दान के जरिए करते थे। ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम था। और गुरु के साथ रहने से जो गहरा संबंध बनता था, वही इस इकोसिस्टम को बांध कर रखता था। बिल्कुल। प्रकृति और ये व्यावहारिक कौशल मिलकर एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करते थे। अच्छा, एक चीज और, प्रकृति का इस्तेमाल यहाँ बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से किया गया है, क्योंकि उस समय के राजा चाहते तो शहरों के बीचों बीच भव्य महल बनाकर वहां भी गुरुकुल चला सकते थे। हाँ, बिल्कुल चला सकते थे। तो फिर शिक्षा के लिए जंगलों और एकांत को ही क्यों चुना गया? इसका सबसे बड़ा कारण था पहचान के प्रतीकों को पूरी तरह से खत्म कर देना। अगर आप शहर के बीच एक महल में पढ़ते हैं, तो वहाँ कौन कैसे कपड़े पहनता है, किसके पास कैसे साधन है, ये सब चीजें एक सोशल हायरार्की पैदा करती हैं। राइट, एक क्लास डिवाइड बन जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन प्रकृति बहुत ही निर्मम तरीके से सबको बराबर कर देती है। जब आपको जंगल में रहना है, कीचड़ में उतरकर काम करना है, तो वहाँ प्रकृति अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। क्या बात है! मतलब प्रकृति के बीच रहने से अमीर बच्चे के भीतर का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप टूट जाता है। हाँ, और गरीब बच्चे के भीतर का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है। दोनों एक ही जमीन पर सोते हैं, एक ही गुरु की सेवा करते हैं। और ये वो समानता थी जो सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन में रची बसी थी। लेकिन वो जो गुरु दक्षिणा वाला पार्ट था, उसका क्या रोल था फिर? गुरु दक्षिणा कोई पेंडिंग बिल या इनवॉइस नहीं था जिसे चुकाना अनिवार्य हो। यह छात्र की क्षमता पर निर्भर करता था। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। जब आपको कोई चीज मुफ्त में मिलती है, जिसने आपको जीवन जीने के काबिल बनाया हो, बिल्कुल, तो आपके भीतर एक बहुत ही गहरा ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। गुरु दक्षिणा पैसे कमाने का जरिया नहीं थी, बल्कि छात्र के भीतर समाज के प्रति एक कमिटमेंट पैदा करने का तरीका थी। अरे वाह, ये तो एक तरह की इकोनॉमी ऑफ ग्रेटिट्यूड हो गई। हाँ, मतलब आप पर कोई फाइनेंशियल कर्ज नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी आप समाज को वापस कुछ देने के लिए मॉरल जिम्मेदारी महसूस करते हैं। राइट। ये आज के उस सिस्टम से कितना अलग है जहां एक स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करने से